यस। सो तो देखिए, अभी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो संविधान कैसे बना हमने देख लिया था। अब यहाँ पे उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो एक दो चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि संविधान में कई संशोधन हुए। संविधान में कई संशोधन हुए, जिनमें से पहले तो ऐसे समझ लीजिए, प्रमुख संशोधन लिखिए, प्रमुख संशोधन। कौन कौन संशोधन है प्रमुख? तो कुछ नंबर लिख लो, जैसे 7वां संशोधन, ठीक है, 7वां मतलब 7वें, 42वें, 44, 73, 74, 97, ठीक है ना, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा एक संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी छोटा सा संविधान अपने आप में बोला जाता है। छोटा सा, इतने ज़्यादा संशोधन किए गए कि उसे हम लोग मिनी संशोधन बोलते हैं। इसमें लिखे हैं 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कौन सा वाला ध्यान रखना है आपको? 42वां। और इसके अलावा एक मामला जो कि है केशवानंद भारती। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले ही याद रखनी है। केशवानंद भारती केस, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। केशवानंद भारती केस को बोलते हैं हिंदी में मामला। 1973, ये हमारे मुख्य चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है शुरुआत में। अब आते हैं हम लोग विशेषताओं पर। तो संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? पॉलिटी की बुक आपने डाउनलोड तो कर ही ली होगी। कोई ऐसा है जिसने पॉलिटी की बुक डाउनलोड नहीं की अभी तक? ग्रुप पे डाली हुई थी। हाँ जी, सभी ने डाउनलोड कर ली है? नो सर। कर लो सर जी। सर लक्ष्मीकांत 6th एडिशन है यार जो है वो वाला कर लो यार, ज़्यादा कोई चेंजेस थोड़ी ना आता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो जो मिल रही है ना वही वाली डाउनलोड कर लो आप। जब कोई फ्री में मिल रही हो ना तो ऐसे नहीं सोचनी 6th है 5th है दूसरी है। जो मिल रहा है वो तो कर लो, फिर अगली कर लेना जब मिल जाएगा ये। तब सर आपने कब डाला था? बहुत दिन पहले डाला हुआ है बेटा। आप एक बार ग्रुप पर देखिएगा आप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर चेक करिएगा, पहले ही डाला हुआ है। ठीक है, देखो संविधान की विशेषताएं देखिए। सबसे पहली बात, पहली विशेषता तो ये है
ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी अभी तक किसी भी देश का संविधान ना तो इतना लंबा जिसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हो और लिखित, ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर ये बात की जा रही है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ संविधान लिखित नहीं होंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ का लिखित है और कहाँ का लिखित नहीं है। तो लिखित में ध्यान रखो, भारत का तो है ही, भारत के अलावा अमेरिका का भी है। अलिखित की बात की जाए, जो लिखा हुआ नहीं है, अलिखित, वो कहाँ का है? ब्रिटेन का। ऐसे ही लिखे चलिएगा शॉर्ट में, ठीक है ना। लिखित संविधान भारत और अमेरिका का, अलिखित कहाँ का है? ब्रिटेन का। तो एक चीज तो हमें ये मालूम पड़ गई कि लिखित और अलिखित कहाँ कहाँ के हैं। इसके अलावा संविधान इतना बड़ा बना क्यों, मतलब हम बोल रहे हैं सबसे लंबा है, इतना बड़ा क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, भौगोलिक, मतलब लंबा होने का कारण समझ लीजिए। लंबा संविधान होने का कारण तो कारण यह है कि एक तो भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था, तो इसे बोलेंगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं, कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, तो उन सभी के लिए नियम बनाने थे। तो भौगोलिक कारण। दूसरा है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्यों? क्योंकि इससे पहले जिस नियम के थ्रू भारत में नियम काम चल रहा था, वो था भारतीय संविधान अधिनियम 1935, और ये अपने आप में बहुत बड़ा था। तो हमने 1935 में ही कुछ परिवर्तन करके उसे अपनाया, तो इसी वजह से हमें बड़ा लगा, क्योंकि पहले ही 1935 वाला काफ़ी बड़ा था। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण यह है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब विशेष प्रावधान तो वो भी लिखने पड़ेंगे, विशेष प्रावधान, तो जब वो लिखने पड़ेंगे तो अपने आप ही साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है। और भी है, जैसे नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, इनको भी जोड़ा गया है, लेकिन विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए बड़ा बन गया। अब इसके अलावा एक चीज़ ये भी थी कि संविधान सभा में ज़्यादातर लोग लॉयर थे, इसी वजह से जब वो लिखने बैठे तो उन्होंने अपना अपना ज्ञान लिख दिया। तो इसमें ये लिख लो, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून विशेषज्ञ यानी लॉ करने वाले लोगों का प्रभुत्व था, इसकी वजह से क्या हो गया, संविधान काफी बड़ा हो गया। तो पहली चीज समझ में आ गई, लिखित संविधान और विस्तृत। अगला लिखिए दूसरा। तो इसमें कई सारे विशेषताएं होंगी, तो पहली विशेषता हमने लिखी, दूसरी विशेषता देखिए। दूसरी विशेषता क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित, विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये होता है
कि जब हमने भारतीय संविधान बनाया तो भारतीय संविधान बनाने के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर उन संविधानों में जो चीज़ अच्छी लगी उसको हमने भारतीय संविधान में मिला लिया। तो इससे होगा क्या, संविधान का आकार बढ़ जाएगा। तो इसमें एक लाइन लिख लो। हाँ जी, समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर। हाथ चलाते रहिएगा नहीं तो नींद आ जाएगी। देखिए यहाँ पे विभिन्न स्रोतों से विहित, लिखते रहना साथ साथ, ठीक है ना। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये होता है भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद किया गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये विस्तृत हो जाएगा और हैवी भी हो जाएगा और इसलिए समय भी ज़्यादा लगेगा। अब इसमें ये पूछा था कि कहाँ से, कौन से संविधान से हमने किस चीज़ को लिया, ठीक है, यानी कहाँ के संविधान से हमने किस तरह की बातों को लिखा है इसमें। तो इसमें देखो, संविधान का भाग और देश, एक लिस्ट बना लो। संविधान का भाग और देश, यानी किस देश से हमने क्या था, कौन सा वाला पार्ट कॉपी किया या फिर हमने लिया। ये चीज़ें ये पूछी जाती है कई बार, तो ये आपको नोट कर लेना है ढंग से कि कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान के अंदर हमारे कुछ चीज़ें ली गई, जैसे मूल कर्तव्य है, नीति निर्देश तत्व है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको एक लिस्ट बना के या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आपको याद करना है, क्योंकि याद तो करना ही है। चाहो तो अभी ही लिस्ट बना लो, तो वही लिस्ट बनवा रहे हैं अभी सीधे। तो एक तरफ लिख लो संविधान का भाग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कौन सा भाग लिया गया, और फिर दूसरा है किस देश से लिया गया, ठीक है, देश या स्रोत, ठीक है ना, दो चीज ध्यान रखनी है, देश या स्रोत। तो इस चीज को मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पूरी की पूरी कि कहाँ से कौन सा भाग लिया गया है। तो जैसे कि हमारे संविधान में सबसे बड़ा भाग जो कॉपी किया गया है कहीं से, वो किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके लिए मैं आपको सीधे लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन सा चीज़ हमने कहाँ से कॉपी किया है। देखिए इसमें एक लिस्ट दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर। तो स्रोत यानी कहाँ से लिया गया और ली गई विशेषता, देख पा रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, जैसे कि अभी बात भी की थी हम लोगों ने कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो देखो, वो पहला है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र का मीनिंग होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा। तो
तो उसे बोला जाता है संघीय तंत्र। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय, यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर है न्यायपालिका, यानी देश के लिए कोर्ट होंगे। ये भी कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सारे के सारे तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम। ये ऐसे ही रटना पड़ेगा आपको कि कौन से तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। दूसरा है ब्रिटेन की संविधान से। संसदीय शासन, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक पार्लियामेंट होगी, पीएम होगा, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा, इसका मतलब हो गया कानून बनाए जाएंगे। फिर है विधायी प्रक्रिया, रूल बनाने की एक प्रक्रिया होगी, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, इसको मार्क कर लो, कई बार पूछा था कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अब एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हमारे देश में सभी नागरिक भारत के नागरिक माने जाते हैं, किसी के भी वोटर आईडी कार्ड पर राज्य का नाम नहीं लिखा जाता है। जबकि अमेरिका में कोई भी इंसान देश का भी नागरिक होता है और राज्य का भी, यानी उसके आईडी कार्ड पर या फिर पासपोर्ट पर राज्य का नाम भी लिखा हुआ होगा और देश का नाम भी लिखा हुआ होगा। उसके बाद है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी देश में क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के मंत्री होंगे और मिलकर काम कर रहे होंगे। परम अधिकार पत्र, यानी हर किसी के लिए एक तरीके का पत्र जारी करते हैं या फिर जो अधिकार हैं वो लिखित है सारे के सारे, इसे बोला गया है परम अधिकार लेख। फिर है संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है कि संसद के अंदर जब भी मीटिंग होगी या फिर संसद का कार्यकाल चल रहा है तो उसके अंदर वहां पर उपस्थित लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। वही कि बहस करने का अधिकार होता है, केस नहीं होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा द्विसदनवाद, यानी 2 सदन होंगे हमारे पार्लियामेंट के, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए। तो एक तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ ही रहे हैं अभी हमने मूल अधिकार, बाकी हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा, यह भी अमेरिका से लिया गया है। और पुनरावलोकन की शक्ति या सिद्धांत, जिसे बोलते हैं रिव्यू, कोर्ट अपने ही दिए हुए डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू का भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति होगा या नहीं होगा, अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा आप लिखते हुए जाइएगा, फोटो लेके मत बैठ जाना ना, लिखना है सभी को। अगला है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है, ठीक है, राज्य के नीति तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य लोगों के लिए क्या करेगा, यानी देश लोगों के लिए क्या करेगा, उसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये सब कुछ हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा से हमने क्या चीज कॉपी की है? कनाडा से हमने लिया हुआ है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे। इसके अलावा पूरे देश को राज्यों में विभक्त किया जाएगा और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां होंगी। इसे बोलते हैं क्या? संघीय व्यवस्था। अगला है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसे नियम जो किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं, उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट यानी बची हुई सारी की सारी शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ये चीज ध्यान रखने का, पूछा भी जाता है कई बार कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? अवशिष्ट शक्तियां होती हैं केंद्र के पास। इसका मतलब यह है जिस
चीज पर या फिर कोई ऐसी चीज जिसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं हो रखा है उस पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। फिर है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इसका मतलब ये होता है कि उच्चतम न्यायालय किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। ये भी कहाँ से लिया है हमने? कनाडा के संविधान से। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। बेसिकली 3 सूचियां थी, उस सूची में समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब भी कभी संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का, ये मान लो विभेद हो रहा होगा, विभेद या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों सदनों में मान लीजिए कि आपस में सहमति नहीं बन रही है। जब सहमति नहीं बन रही होगी तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो जिक्र है वो कहाँ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। वहीं से हमने इसका संविधान कॉपी किया है। अगला देखो, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। मतलब इमरजेंसी कैसे लगानी है, इमरजेंसी का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगला है सोवियत संघ का, मतलब सोवियत संघ यानी जो रशिया है उसके संविधान से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। बस ये ध्यान रख लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए हैं रशिया के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक होना और समता, मतलब वो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब कुछ हमने किसे लिया है? फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? ये भी पूछा जाता है संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में किस तरीके से संशोधन होगा, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा राज्यों की जो तरफ से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उसका भी जिक्र कहाँ दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। और जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस तरीके से हमने लगभग 11 तो सोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन 11 सोर्सों से मिलाकर हमने भारतीय संविधान बनाया है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 2-4 बार पढ़ोगे आप लोग, 2-4 बार पढ़ने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ किस किस संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। ठीक है, अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज कॉपी की थी। तो वो कॉपी वाली हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अगला देखो, ये क्या था? दूसरा विशेषता थी, दूसरी विशेषता। तीसरी पर आई है। तीसरी विशेषता क्या है कि जो हमारा संविधान लचीला है या कठोर है। मतलब आसानी से लचीला व कठोर संविधान। इसका मतलब क्या है? कुछ चीज़ों के लिए तो संविधान में परिवर्तन करना बहुत आसान है, जबकि कुछ चीज़ों के लिए संविधान में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है, कठोर है। तो ये जो भारतीय संविधान जो है वो दोनों चीज़ों का मिला जुला रूप है। मिला जुला मतलब जो चीज़ें ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं यानी बेसिक नहीं है, उनमें तो संशोधन करना बहुत आसान, तो इसलिए लचीला बोला गया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वहाँ पे परिवर्तन करना बहुत कठिन है। इसीलिए यहाँ इसे क्या बोला गया है? कठोर संविधान। अब इसका मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब लिख लो नीचे, लचीला संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन सामान्य संशोधन सामान्य बहुमत द्वारा, यानी बहुमत नॉर्मल 50% वाला बहुमत द्वारा। और कठोर का मीनिंग क्या होता है? संविधान में संशोधन
संविधान में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत द्वारा विशेष बहुमत मतलब राज्यों के द्वारा अनुमोदन, यानी पार्लियामेंट तो करेगी, संसद तो करेगी, इसके अलावा राज्यों से ही पूछा जाएगा, वहाँ पर भी ये पास करवाना पड़ेगा कि भाई जो नियम बनाया जा रहा है वो आपको स्वीकार है या नहीं है। तो दो तरह से संशोधन हो गए, क्योंकि राज्य बहुत सारे हैं, अब राज्यों से भी संशोधन करवाना पड़ेगा संविधान के अंदर, और केंद्र सरकार भी करेगी, तो इसे बोला जाएगा कठोर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, लचीला और कठोर का मतलब क्या है। कुछ जगह तो संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है और कुछ जगह बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमारा संविधान क्या है? लचीला एवं कठोर संविधान है, दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है ना। चौथी क्वालिटी देखिए, चौथा फीचर देखिए संविधान का, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब यहां पर क्या मीनिंग निकलता है, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? बोला तो ये गया है कि हमारा जो संविधान है वो संघीय है। संघीय का मतलब क्या होता है? संघीयों का मतलब होता है राज्यों को एक समान अधिकार। वो संघीय का मतलब तो ये हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, हम देखते हैं कि देखो राज्यों को तो अधिकार है, लेकिन प्रमुख कौन है? केंद्र सरकार के पास पावर ज्यादा है। तो संघीय का मतलब तो हो गया राज्यों को समान अधिकार, लेकिन एकात्मकता का मतलब क्या हुआ? केंद्र के पास अधिक शक्तियों का होना। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि देखो मोदी जी हैं और सीएम है, तो पावर किसके पास ज्यादा है? सीएम के पास है मोदी जी के पास? हाँ जी, मोदी जी के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही इंसान के पास पावर ज्यादा है। एकात्मकता इसी को बोलते हैं कि जो राज्यों से ऊपर हो, और अगर राज्यों से ऊपर है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे कि एकात्मकता की ओर ये है। और इसमें शक्तियां अधिक किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। जबकि बात क्या बोली गई थी कि सभी राज्यों के पास भी इक्वल शक्तियां होंगी। अब ऐसे समझ लो कि बोला तो ये गया था, लेकिन तब भी केंद्र के पास पावर ज्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? एकात्मकता की ओर झुकाव है। झुकाव कैसे? कि संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संघीय व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है? केंद्र के पास अधिक शक्तियां उपस्थित हैं। ये हो गया हमारा चौथा विशेषता। पांचवी पर आइए, सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप मतलब देश में कार्य प्रणाली चलाने के लिए क्या है? संसद है। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हुए हैं और अपना काम चला ले, नहीं। क्या है? सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, यानी कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी नियम बनाना है, तो क्या होगा? संसद होगी। और संसद भी कैसी है? द्विसदनात्मक संसद। संसद कैसी है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है? एक तो लोकसभा और दूसरा है
राज्यसभा किस किस में बांटा हुआ है? लोकसभा एवं राज्यसभा के अंदर। तो यहां पे लिख लीजिए द्विसदनात्मक का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। सरकार के इसी रूप को यानी संसदीय रूप को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है वेस्टमिनिस्टर रूप, क्योंकि ब्रिटेन में उसको किस नाम से जाना जाता था? वेस्ट मिनिस्टर या फिर वेस्टमिनिस्टर, ठीक है, रूप। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, ये इसके नाम है। ये इन सभी नामों को ध्यान रखना है कि हमारी किस तरह की सरकार है। तो ये सारे नाम हो गए, मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर रूप, ये सारे के सारे नाम है इसके। तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके अलावा राज्यों के अंदर विधानसभा होती है। ये इसका 5वां विशेषता है। 6वीं विशेषता पर आते हैं। देखो बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, तो पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर संविधान पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगला है संसदीय प्रभुत्वता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता यानी हमारे देश में न्याय सबसे ऊपर है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो इसमें लिखिए संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो होगी संसद और दूसरा होगा न्यायालय। संसद के 2 भाग हैं, हमें मालूम है, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी भाग की बात करते हो एक भाग और भी होता है, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिलाकर कितने भाग हो गए संसद के? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। जब भी हम न्यायालय की बात करते हैं तो देखो न्यायालय में एकल न्यायालय है। एकल न्यायालय मतलब सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो एकल न्यायालय मान सकते हो आप लोग कि सर्वोच्च न्यायालय आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा हर राज्य में उच्च न्यायालय हैं और छोटे स्तर पर अलग अलग छोटे छोटे न्यायालय भी आपको मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से संसदीय संप्रभुता है, यानी संसद सबसे ऊपर, फिर न्यायालय। अब इन्हें काम क्या है? संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है विधि निर्माण। विधि निर्माण। न्यायालय का काम क्या है? न्याय करना। अगर विधि के संचालन में कोई समस्या आ रही है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो न्याय करेगा। न्याय कौन करेगा? न्यायालय। यहां तक क्लियर बातें? जी। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि एकीकृत न्यायालय भी है। एकीकृत क्यों है? क्योंकि सब कुछ कहाँ पे कंबाइंड होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकृत, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और साथ ही साथ ये स्वतंत्र भी है, अपने निर्णय देने के लिए
स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के अंडर में आ रहा हो या फिर किसी पैसे वाले इंसान के अंडर में आ रहा हो, नहीं, ये अपने निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से दे सकता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी और ना ही किसी भी प्रकार का बंधन या फिर दबाव इसके ऊपर देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा सातवीं विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार यानी ऐसे अधिकार, इसमें लिख लो, ऐसे अधिकार जो हर नागरिक को प्राप्त होंगे तथा न्यायालय इनको देखो ऐसे समझ लो कि न्यायालय इनको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर न्यायालय है वो ये सुनिश्चित करेगा कि ये अधिकार मिले, या फिर न्यायालय इनकी, लिख लेते हैं, इनकी गारंटी देता है। क्या करेगा? गारंटी देता है। तो गारंटी तो खैर इंग्लिश वर्ड हो गया, तो न्यायालय इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, कि सभी को मिलने ही चाहिए। नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। और कुल मिला के मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। और ये पूरा चैप्टर ही आएगा एक 7वां। उस 7वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अभी वो ध्यान रखो कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुछ अधिकार हैं। कितने हैं? 6। अब ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले 7 थे। जब संविधान बना तब कितने थे? 7। एक कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों के बाद देखिए अगला है 8 नंबर। कौन सी विशेषता है? इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब ये है कि देश को किस तरीके से चलाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य क्या होना चाहिए? राज्य यानी देश। ध्यान रखिएगा, राज्य की बात करें, राज्य यानी देश होता है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है लोगों के भले के लिए काम करने वाला होना चाहिए। भले के लिए काम करने वाला। हाँ जी, समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। तो राज्य कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। कल्याणकारी होता है लोगों के भले के लिए कार्य करने वाला होना चाहिए। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? डीपीएसपीस बोलते हैं इनको। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर डीपीएसपीस, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि राज्य के कौन कौन से तत्व हैं जो नीति वगैरह बनाने का काम करेंगे और लोगों की भलाई करने का काम करेंगे। फिर है मौलिक कर्तव्य। 9वीं विशेषता। देखो ये हर एक चैप्टर है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक तरीके से मान लो ये कि स्टार्टिंग है, और ये जो आगे चैप्टर आने वाले ना, ये सब कुछ हम लोग इनमें पढ़ेंगे। तो अभी बस ये समझ लो कि कौन कौन से चीज़ें ऐड हैं इसके अंदर। तो अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। कि संविधान में क्या दिए गए हैं?
मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का मतलब ये होता है कि हर नागरिक को ये सारे के सारे कार्य करने होंगे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मतलब वो कार्य जो हर नागरिक को करने हैं, उन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं? अनुच्छेद 51 का, 51 का, या फिर जैसे 51A भी बोलते हैं, ठीक है, या तो 51 का बोल लो या फिर 51A बोल लो। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो क्या हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। किसकी समिति के सुझाव के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति। एक सेकेंड, समिति का नाम क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है, ठीक है। कितने हैं ये कुल मिला के मूल कर्तव्य हमारे? वही है राष्ट्र संविधान की रक्षा करना, सुरक्षा, अच्छी भावना रखना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, संस्कृति का संरक्षण, ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वही क्या है? हमारी मूल कर्तव्य है। अगला विशेषता हमारे संविधान की ये भी है कि हमारा जो संविधान है वो है धर्मनिरपेक्ष। संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को, क्या है ये? धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को देश, ये मान लो राज्य का धर्म नहीं बोलेगा, राज्य धर्म नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सभी धर्म एक समान होंगे। सभी धर्म क्या होंगे? एक समान होंगे। किसी को भी राज्य का धर्म नहीं माना जाएगा। किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप राज्य द्वारा नहीं की जाएगी। समान अवसर होंगे, पूजा पाठ करने का अधिकार सभी को समान होगा। किसी के साथ कोई भी विभेद नहीं होगा। और ये हम लोग समानता के अधिकार में भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी समानता होती है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? हाँ जी, बोर तो नहीं होगा कि खत्म ही नहीं हो रही हैं विशेषताएं? विशेषताएं काफ़ी सारी हैं, है ना, इसीलिए संविधान बड़ा है। अभी हमने पढ़ाई था ना विस्तृत संविधान, इसीलिए। हाँ ठीक है। अगला है सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि जिस किसी की भी आयु 18 प्लस है, ठीक है, उसको मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार। यहाँ पे कुछ और विभाजन नहीं है कि भाई पैसे वाला है कि नहीं है, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है कि नहीं करता, नहीं, सभी को। क्योंकि सभी को जिनकी भी उम्र 18 से ज़्यादा है उनको वोट देने का अधिकार है। इसी को बोला जाता है वयस्क मताधिकार। अभी बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है कि कई विकसित देशों में भी शुरुआत से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब उनको वोट देने का अधिकार दिया ही नहीं था स्टार्टिंग में। कई जगह तो ये किया गया था कि भाई सिर्फ रिच लोगों को दिया जाएगा, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जो टैक्स पे करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होगा। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए ये एक बड़ी चीज़ है कि जो भारतीय संविधान में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब संविधान बना तो पहले 21 साल से अधिक
वाले लोगों को 21 साल और 21 वर्ष से अधिक को वोट देने का अधिकार था। 21 वर्ष व उससे अधिक, जो 21 साल या उससे अधिक होगा उसको वोट देने का अधिकार था। लेकिन 1989 में, ठीक है ना, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम और ये अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1988 द्वारा, ठीक है। जो मतदान की उम्र थी ना, मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो कोई पूछता है कि भाई प्रारंभ में कितनी वर्ष थी? तो 21 साल। 21 साल से अधिक उम्र वाले लोग वोट दे सकते थे। कब तक? 1989 तक। 1989 के बाद क्या हो गया? 18 वर्ष। जिसकी भी उम्र 18 से अधिक है या 18 है, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि मतदान का अधिकार है, वो बात भी सही है। वयस्क मताधिकार है, हर किसी को मत देने का अधिकार है, ये बात भी सही है। लेकिन पहले जब देश स्वतंत्र हुआ तब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार था। बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वां नंबर ध्यान रखना है आपको, 61, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 से जो उम्र है वो कर दी गई कितनी? 18 वर्ष। तो कोई पूछता है कि शुरुआत से 18 वर्ष है? नहीं, पहले थी 21 वर्ष, अभी कितनी हो गई है? 18 वर्ष। अगली विशेषता देखिए 12वीं नंबर की, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये वही चीज़ अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता होगी, राज्य की नहीं। जैसे कि इंडिया में सिर्फ देश की नागरिकता लिखी हुई होती है, राज्यों की नहीं, जबकि अमेरिका में राज्यों का नाम भी लिखा रहता है। तो इसमें लिख लीजिए कि देश की नागरिकता होगी, राज्यों की नहीं, राज्यों की नहीं। देश की नागरिकता होगी, राज्यों की नहीं होगी। इसके अलावा 13वीं चीज है कि स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय मतलब यहाँ पे कई ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रुप होंगे जिनके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा, तो इन्हें बोला गया स्वतंत्र निकाय। क्या क्या स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ पर? जैसे संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, ये सब कुछ क्या है? स्वतंत्र है, किसी का भी इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा कई सारे ग्रुप भी हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, ये कुछ स्वतंत्र निकाय हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संसद, विधानसभाएं, इसके अलावा राष्ट्रपति, ये भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। संघ लोक सेवा आयोग, ये कोई स्वतंत्र निकाय है, यानी इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं था। और बहुत भी है, अन्य लिख दो, कई ऐसे ग्रुप हैं इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, जैसे महालेखाकार, ये सब कुछ। 13वीं विशेषता हो गई है। 14वीं विशेषता देखिए, आपातकालीन प्रबंध। हमारे देश में इमरजेंसी का प्रोविजन है, क्या बोलेंगे इसको? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान
देश में आपातकाल लगाने की प्रावधान भी है। और आपातकाल होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से आपातकाल हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल। फिर है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इनको हम लोग इस तरीके से नाम जान सकते हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कौन कौन से अनुच्छेद के थ्रू मिलती है ये वाली। 352 अनुच्छेद इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है राज्यों में आपातकाल के बारे में। और 360वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है। राज्य में आपातकाल यानी वही लड़ाई झगड़े हो गए हैं, सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं इसमें। राज्य में आपातकाल यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना, उसे बोलते हैं राज्य में आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी देश के पास वित्त का अभाव हो जाए। वित्त यानी मनी, मनी नहीं है तो इसे बोलेंगे वित्तीय आपातकाल। अगला है फीचर, मतलब विशेषता क्या है? त्रिस्तरीय सरकार होगी हमारे देश में। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या होता है कि देखो, देश के स्तर पे क्या हो गई? संसद हो गई, जिसे बोलेंगे संघ सरकार, संघ सरकार। राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार। ठीक है। केंद्र स्तर पर हो गई, राज्य सरकार पर हो गई। फिर ग्रामीण स्तर पर जिसे हम लोग बोलते हैं उसे बोलते हैं पंचायती राज। क्या हो जाएगा? तीसरे स्तर पर पंचायती राज। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने कि हमारे देश में क्या है? पंचायत हैं तो पंचायती राज। और ये 3 है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? त्रिस्तरीय सरकार। ये 3 है इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? त्रिस्तरीय सरकार। इतना हो गया। ये तो हो गई विशेषताएं। ठीक है। हमारे संविधान की इतनी विशेषताएं हो गई 15। अब 15 में से आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है। नहीं भी पढ़ लोगे ना तो जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा ना हमारा, तब ये सारे के सारे पढ़ोगे आप। हर चीज़ एक चैप्टर है तो पूरा पढ़ने का आपके बाद मालूम पड़ ही जाएगा कि कितनी विशेषताएं थी। तो 15 विशेषताएं हैं, तो यानी मान लो कि 15 चैप्टर तो ये हो गए पहली बात, है ना। इसके अलावा और इनके जो सब पार्ट होंगे उनके लिए भी एक चैप्टर बनाया गया होगा। यानी बहुत सारे चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, या फिर कोई भी पॉलिटी अगर हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए तो उसके अंदर। अब देखो विशेषताएं हमने समझ ली, लेकिन हमने ये भी जाना है कि जब भी कभी कोई संविधान बनता है, कुछ भी चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना जरूर होती है ना। हर चीज़ की आलोचना जरूर होगी। तो संविधान की आलोचना कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, और ध्यान ये रखिएगा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो इंडियन तो नहीं होंगे। संविधान की आलोचना, क्योंकि हमारे देश में संविधान की आलोचना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ बनाएंगे ना, आलोचना करेंगे कैसे? तो संविधान की आलोचना नहीं है। तो संविधान की आलोचना कौन करेंगे? दूसरे देश के लोग ही कर रहे होंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, घुमा फिरा के ये बात बोल देनी कि ये आलोचना क्या है? गलत है। हर चीज़ में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो आलोचना की जा रही है, ये आलोचना क्या है? गलत है। गलत क्यों? क्योंकि हमारे देश के आधार पर, हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए ये सब कुछ करना जरूरी था और ये किया गया। इसीलिए जो आलोचना की जा रही है वो गलत है। तो बस मैं पहले आलोचना समझाता हुआ जाऊँगा आपको, और वो क्यों गलत है बता दूंगा। आपको सिर्फ आलोचनाओं के नाम लिखते हुए चलने हैं। बाकी बुक है आपके पास, उसमें से पढ़ोगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, जितनी भी कठिन चीज़ें और समझने वाली चीज़ें वो मैं लिख दूंगा, और जो आसान चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लोगे। तो पहला है, इसको बोला गया है कि उधार का संविधान। उधार का संविधान। क्यों उधार का है भैया? उधार का इसलिए है, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें कॉपी की हैं, यानी उन चीज़ों को वहाँ से ले लिया, तो इसीलिए उसको बोला गया है उधार का संविधान। तो ये तो हो गई उन लोगों का पक्ष जिन्होंने बोला कि भाई भारतीय संविधान उधार का है।
लेकिन हमें क्या बोलना है कि उधार का नहीं है। जैसे कि उधार कहीं ना कहीं से तो इंसान सीखेगा ना, तो वहाँ से सीख कर हमने भारत के अनुसार, यानी भारत की उम्मीदों और जो यहाँ के लोग थे उनकी इच्छाओं के अनुसार उसको क्या किया, हमने बदल दिया। तो भले ही उधार का क्यों ना हो, लेकिन उसको तब भी हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार क्या किया है, बदला है। तो इसीलिए इसे उधार का संविधान कहना सही नहीं होगा। तो इसे उधार का संविधान, उधार की बोरी, ये सब कुछ बातें बोली जाती हैं। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है कि ये गलत है, क्योंकि हमने क्या किया है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनको बदल दिया है। तो पहला तो ये हो गया आलोचना। हेडिंग याद रहेगी तो अपनी अंदर की चीज़ तो आप लिख पाओगे। दूसरा है कि जो भारतीय संविधान है वो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। अधिनियम की कार्बन कॉपी यानी वहां से हमने यूं छाप दिया, अधिनियम की कार्बन कॉपी। अब इसका मतलब क्या है कि देखो 1935 का संविधान तो बनाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने। तो अब ये बोला जा रहा है कि 1935 का ही जब कार्बन कॉपी है तो अंग्रेजों में और भारतीयों में अंतर क्या बचा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, अंग्रेजों का मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ से फायदे जो भी हो रहे हैं वो अपने देश लेके जाना, जबकि भारतीय सरकार का उद्देश्य यही है कि भारत में रहकर भारत का ही विकास करना है। तो भले ही ये कार्बन कॉपी क्यों ना हो, लेकिन तब भी पहले के समय में जो ऊपर की तरफ जो एक तरीके से नीति निर्देशक लोग थे, उनका जो उद्देश्य था वो अपने देश का फायदा करना था, जबकि अभी जो है वह है भारत देश का ही फायदा करवाना है। तो बिना शक के जो अधिनियम बनाए गए थे वो अच्छे तो थे ही, लेकिन पहले उससे फायदा मिला था ब्रिटेन को, अब उन्हीं अधिनियमों से फायदा किसको मिल रहा है, भारत को। तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि भले ही हमने वहाँ से कॉपी किया हो, लेकिन तब भी जो नियम और कायदे बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो भारतीयों के हितों को ध्यान रख के बनाए गए हैं, ना कि विदेशी हितों को ध्यान में रखते हुए। तो यह है दूसरी आलोचना। तीसरी है आलोचना, देखिए यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो थी ना वो है, इसमें हमने क्या कर दिया, दूसरे देशों से ली, तो इसे बोला गया अभारतीय। क्या बोला जा रहा है इसको, अभारतीय तत्व है या फिर भारत विरोधी, वह भारत विरोधी। अब ऐसा नहीं है कि हमने दूसरी से चीजें ली तो वो भारत विरोधी होंगी, नहीं, हमने दूसरी चीजों को पढ़ा और उनको भारत के अनुसार बदल दिया। अब इसमें होता यह है कि देश जो है ना वो अविभाजित है, उसको तोड़ नहीं सकते हो आप। देश क्या है, अविभाजित है, देश अविभाजित। जबकि राज्य क्या है, टूट सकते हैं। तो राज्य है विभाजित, जबकि देश है अविभाजित। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे देश में कुछ भी हो जाए तब भी राज्य टूट सकते हैं, देश नहीं टूटेगा। टूटेगा तो फिर उसके ऊपर मतलब कई सारी चीज़ें आएंगी, टूटेगा नहीं, मतलब कुल मिला की बात ये है। तो ये हो गई चौथी आलोचना। तो इसमें बोलते हैं कि भाई भारत विरोधी है, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हैं, ये तो बस समझने वाली बात है कि संविधान जो है वो अभारतीय है, भारतीयों से दूर है, लेकिन तब भी हमने घुमा फिरा के कैसा कर दिया है कि कुछ भी हो जाए फिर देश ना टूटे। अगली आलोचना ये थी कि देखो गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, यानी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। जब संविधान बनाया गया तो वो गांधीवाद से दूर था। गांधीवाद से दूर का मतलब ये है क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि सभी लोगों का भला हो, सभी लोग वृद्धि करें, कोई गरीब ना हो। तो गांधीवाद से दूर हो गया ये, क्योंकि हमने जब संविधान बनाया तो हमने अलग अलग देशों से चीज़ों को लिया। तो वहाँ पे सीधी सी बात है, राष्ट्रपति वो राष्ट्रपिता जो जिन्हें हम बोल रहे हैं महात्मा गांधी, उनके उद्देश्य तो होंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये संविधान जो था वो गांधीवाद से दूर है। गांधी जी के जो उद्देश्य थे ना, सभी लोगों का विकास होना चाहिए, सारे लोग साथ मिलकर काम करें, आगे बढ़ें, वो सब चीज़ें इसमें नहीं थी, ऐसा बोला था। लेकिन है ये तो विदेशी बोल रहे हैं कि गांधीवाद से दूर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नहीं, इसमें चीज़ें हैं। इसक्यों कैसे हैं, क्योंकि नीति निर्देशित तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशित तत्व क्या है, लोगों की भलाई के लिए राज्य को क्या करना है, ये लिखा हुआ है। जब ये लिखा ही हुआ है तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि सभी लोगों की भलाई इसमें नहीं हो रही है, तो हो रही है।
अगली आलोचना ये है कि भैया बहुत बड़ा बना दिया, भीम का आकार बना दिया, महाकाय आकार बना दिया, इतना कौन पढ़ेगा, और जितना बड़ा उतना ही समस्याएं ज़्यादा, क्योंकि किस लाइन में क्या लिखा हुआ है तो लोगों को दिक्कत आएगी। तो महाकाय आकार, तो अब ये बात भी सही नहीं है। महाकाय आकार हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया। महाकाय आकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थानीय विभिन्नता बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग धर्म के लोग थे, विभिन्न ग्रुप थे, समुदाय थे, इन सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरत थी कि संविधान में हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप से लिखा जाए, और सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखने के कारण इसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगला है वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि आपको मालूम होगा संविधान बनाने वाले ग्रुप में ज़्यादातर लोग क्या थे? वकील थे, और इसीलिए जब भाषा लिखी गई तो वो क्या हो गया? थोड़ी कठिन हो गई, और क्योंकि भाषा कठिन है, समझना मुश्किल है, तो वकीलों का सहारा लिया जाने लग गया। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि वकील ही वो समझ सकते हैं कि वहाँ पे दिए गए शब्दों का मतलब क्या है, तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है वकीलों का स्वर्ग। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, हमने पढ़ ली। इस चैप्टर में हमने विशेषताएं पढ़ी, आलोचनाएं पढ़ ली, कौन कौन सी आलोचनाएं की जा रही हैं, और आलोचनाओं को हमने काट भी दिया कि भाई आलोचना क्यों गलत है वो वाली। और ये चैप्टर नंबर 3 है, तो जितने भी लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और वहाँ से ये बुक डाउनलोड कर लेना और चैप्टर नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। ये चैप्टर हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। क्लास करते हैं हम लोग 1 बजे। दोपहर में आ पाओगे 1 बजे आप लोग? यस सर। जी सर। किसी को ऑफिस रहते हैं। ऑफिस है? तो ओके ओके ओके। टाइम नहीं मिलता तो सभी का ऑफिस है? सर नाइट में ले लीजिए ना फिर। नाइट में ले लें? यस सर, नाइट में। जी सर। ठीक है, 9 बजे आ जाइएगा। 9 से 10 कर लेंगे, 1 घंटे और। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, दूसरा चैप्टर हम लोग रात में करेंगे। डन? ओके सर। क्योंकि 2 चैप्टर एक साथ इसलिए नहीं करा रहे हैं कि 2 चैप्टर हो जाएंगे, बहुत हैवी हो जाएगा। तो पढ़ो एक बार, बुक से पढ़ना एक बार इस चैप्टर को, फिर हम लोग दूसरा करेंगे संविधान की प्रस्तावना 9 बजे रात को। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जिसका भी जो टॉपिक छूटा हुआ है, धीमे धीमे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक छूट गया है पूरा पूरा देख लो वहाँ से, उसके नोट्स बना लो अपने सर अपने। आज अपलोड हो जाएंगे। मतलब हो रहे हैं कुछ टॉपिक तो कर दिए ना, ग्रुप पे डाल भी रहा हूँ मैं। जो वीडियो अपलोड होते हुए जा रहे हैं ना, उनको मैं अपलोड, उनका लिंक डाल रहा हूँ। जो भी क्लास में करा रहे हैं ना, वही चीज़ वहाँ पे अपलोड की गई है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो जो है जिससे आपको मालूम पड़ जाए कौन सा वीडियो डाला गया है। बाकी पूरा सिलेबस वहाँ पे डलेगा। हाँ जी सर ये वाला अपलोड कीजिए ना सर, अभी बोले सो। हाँ हाँ, धीमे धीमे अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे, सारे हो सर जाएंगे। आज करे तो हमारे को समझ में अच्छा आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे। डेली का डेली कर दिया करेंगे ना, 1-2 दिन रुक जाओ बस, डेली का डेली हो जाएगा फिर। ओके सर कुछ तो भी पॉइंट छूट गए तो लिख ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, कर देंगे, आज से ही कर देंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए थैंक यू। दूसरी क्लास 9 बजे करते हैं।